गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कॉन्टीजेंट फंक्शन। इससे पहले हमने जो है मनी के फंक्शन किए हुए हैं, प्राइमरी किया हुआ है, सेकेंडरी किया हुआ है। आज कंटीजेंट फंक्शन कर रहे हैं और कई बार एग्जाम में ये कंटीजेंट फंक्शन तो है, कई बार अदर फंक्शन के नेम से भी आता है। तो कुछ जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो मनी है, अगर आपने नेशनल इनकम काउंटिंग करनी है तो आपके पास मनी से बेटर ऑप्शन कोई नहीं होगी, क्योंकि मनी से ही आप क्या है कोई भी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपके पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर, जिसको हम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। कैपिटल में हम जो है मनी इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पता होना चाहिए रिटर्न्स कौन कौन सी होती हैं। लैंड पे आपको रेंट मिलता है, लेबर पे आपको वेजेस मिलती हैं, कैपिटल जो मनी इन्वेस्टर है उस पर आपको इंटरेस्ट है। देन बिजनेसमैन को क्या चाहिए? हमेशा प्रॉफिट। अगर हमने कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी में करना होता तो प्रॉब्लम होती, बट इन केस ऑफ देखिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने मनी में बताया है कि रेंट जो है पूरे साल का 4,005 करोड़ रुपए है, वेजेस जो है 4500 रुपये है, इंटरेस्ट 5400 है और प्रॉफिट जो है 5,040 करोड़ रुपए का लग चुका है। तो यहाँ पे हमें अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एनालिसिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स हमने मनी में कन्वर्ट कर ली। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम में क्या है कि उधार का सिस्टम कैसे चलेगा। अब उधार का सिस्टम तो ऐसे है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं सारे मनी के थ्रू ही काम करते हैं। जैसे एग्जांपल चेक है, ये भी मनी में चलता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, जैसे वैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो वेल अवेयर होंगे इस टर्म से कि उसमें लिखा जाता है कि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस लिखा जाता है, आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर ऑफ सच नोट सच अमाउंट, है ना। उसमें अमाउंट लिखा होता है, सच मतलब उसमें डेट लिखी होती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगी। एक्चुअली प्रॉमिसरी नोट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर बिज़नेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे शिपिंग का काम हो। जैसे कि मान लो कि मेरा बिज़नेस अमेरिका के साथ है, तो इंडिया से अमेरिका तक जो शिप जाएगी सामान लेके कैरी करके, सामने वाले के पास पता नहीं कब पहुँचेगा। तो प्रिकॉशनरी तौर पे अब मेरे को भी कुछ ना कुछ सेफ्टी चाहिए, तो वो पैसे तो मेरे को इमीडिएटली नहीं देगा, एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे देगा। 3-4 महीने बाद जाके मैं बैंक से वो पैसे निकलवा सकता हूँ उसके बेसिस से, जो भी मेरे को वो बना के देगा। इससे उसको ये फ़ायदा होगा, जब उसके पोर्ट पे वो सामान पहुँचेगा उसी डेट पे मेरे को क्या है जो है, या 2-3 दिन बाद या आगे पीछे हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफ़र करता है वैल्यू एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू एन अनदर पर्सन। सो बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। हमारे यहाँ पे जो है क्रेडिट क्रिएशन, अब बैंक के पास तो रुपया भी नहीं होता, वो पैसों से पैसा खींचता है। अब वो क्रैश जो बेसिस है क्रेडिट क्रिएशन का, वो प्रोसेस कैसे वर्कआउट करेगी वो चेकआउट करेंगे। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है वो हमें पता नहीं होती। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा? प्राइमरी डिपॉजिट। सो प्राइमरी डिपॉजिट को हम एज ए सेविंग कंसीडर करते हैं। देन CRR, इसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। फिर आता है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या आएगा आपके पास? एज ए फॉर्म ऑफ लोन आएगा। तो सेविंग में क्या है? सेविंग में मैंने 1000 रुपया डाल दिया, उसका 10%, मान लो कि सेंट्रल बैंक बोलता है कि 10% CRR रखना है, तो 100 रुपया रख लिया और 900 रुपये आगे बैंक ने एज ए लोन प्रोवाइड करना है। अब जिसका को भी वो लोन प्रोवाइड करेगा उसके नाम का पहले खाता खोलेगा सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट में फिर 900 रुपीज़ डालेगा, उसमें से 10% फिर रख लेगा 90 रुपीज़। अब उसमें क्या बच गए हैं? 810 रुपये बच गए। तो कहने का मतलब है कि जैसे 1000 में से 100 रुपये इसलिए रखे जाते हैं रिजर्व में, अगर कल को जिस बंदे ने पैसे सेव किए हैं उसको लिमिट लगाई गई है कि आप 100 रुपये तक ही पैसा निकाल सकते हो। निकालने में तो वैसे बहुत पूरे भी निकाल सकता है, बैंक अपने चार्जेस काट लेता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं जिसने पैसा सेव किया वो इमीडिएटली सारे पैसे नहीं निकालेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100 रुपया ही तक की कंडीशन रखते हैं कि इससे ज़्यादा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो उसके बाद जो 900 रुपया बच जाता है वो एज ए लोन देने के लिए अकाउंट पहले ओपन करके उसके खाते में पैसे डाले जाते हैं। उसको भी सेम कंडीशन लगाई जाती है, भाई तू 90 रुपये ही निकालेगा, तो उसमें से 810 रुपये वो एज ए लोन यूज़ कर सकता है। अगर ये प्रोसेस मैंने पूरी नहीं लिखी है, अगर पूरी प्रोसेस करोगे तो जो 1000 रुपये की सेविंग थी वही 1000 रुपये का रिजर्व क्रिएट हो जाएगा
और अगर इसका सारे का टोटल लगाओगे तो आपके पास 9,000 रुपीज़ बनेगा। तो बैंक के पास अब इस टाइम टोटल 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो अगर रफ में चेक भी करना है कि इसको मतलब हमारी कैलकुलेशन वर्क जो है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल तक जाएगा तो डेसिमल तक तो पॉसिबल नहीं है अभी कैलकुलेशन करनी, तो मैंने एग्जैक्ट आंसर आपको बता दिया। अगर आपने चेक करना है हमारे वाकई में 10,000 बनता है या नहीं, तो फार्मूला है 1/CRR जो 10% आपका है, देन CRR रिजर्व जो आपने क्रिएट की हुई है। अब मैथमेटिकली देखें तो 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000। अब इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, क्योंकि जो बड़ी डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो जो 10/100 है वो क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। तो 100 ही होगा, 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 1000, 0 से 0 कट गया, देन 10,000। तो मेरा कैलकुलेशन जो है वो जो मैंने प्रोसेस में निकाला वो बिल्कुल सही आया। बैंक के पास अपना 1 रुपया भी नहीं था, 1000 रुपये से ही उसने 10,000 क्रिएट कर लिया। तो ये सारी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का एक थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है आपको कि ऐसे क्रिएट होता है। तो ये सारा का सारा मनी सिस्टम में होता है, इसलिए वो इंगेज होते हैं मनी में। देन उसके बाद है आपके पास हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चाहे प्रोड्यूसर है चाहे कंज्यूमर है, मनी में ईजिली कैलकुलेट कर सकता है कि उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो प्राइस वो आप इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन उसको होगा कि उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर की जो है मार्जिन यूटिलिटी जो चेक करनी है वो भी मनी के थ्रू निकलेगी। बिजनेस का जो आप चीज़ सेल करोगे वो प्राइस के बेसिस से जो है एक्सप्रेस किया जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, सबसे पहले तो आप में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, 1 रुपये का नोट है वो साइन कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो अभी है वो T.V. सोमानाथन है। देन जो 1 रुपये का नोट है उसकी विड्थ 97 mm है, उसकी हाइट 63 mm है, वेट कितना है 90 GSMG है, मटेरियल कितना लगा उस पर 100% कॉटन यूटिलाइज किया गया है। 1 रुपये की कन्वर्जन 100 पैसे में होती है और ये इशू सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो R.K. शनमुगम खान थे और उसके बाद 2023 में जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं वो है निर्मला सीतारमन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब उसके बाद है आपके पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल भी बोलते हैं, मॉनेटरी वैल्यू भी। तो इसको हम जो नोट आपका बना है, जैसे 100 रुपये का नोट अगर उसके ऊपर 100 रुपया लिखा है, इंस्क्राइब किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसका मतलब उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो 100 रुपये का है, तो उसकी वैल्यू भी 100 रुपये रख दी गई है। फेस वैल्यू हमेशा ही इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है जो रियल वर्थ है मनी की जिससे वो बना है। देन उसके बाद जो आपके नोट जो हैं ओल्ड करेंसी, इसमें भी क्वेश्चन आता है। ओल्ड करेंसी 500 और 1000 नोट के जो थे अभी जो रिसेंटली बैन हुए हैं वो 8 नवंबर 2016 को हुए थे और उसकी जो प्रोसेस की लिमिट लगाई थी वो कह रहे थे कि 30 दिसंबर 2016 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देन डीमोनेटाइजेशन इसको टर्म दी गई है। डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि सारे पुरानी करेंसी को बंद किया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है और नई करेंसी इशू करती है। और इससे पहले जो था वो 1946 में जब इंडिया आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसमें 10,000, 1000 और 500 के रुपीज़ बैन हुए थे। जब इंडिया आज़ाद हो गया 1978 में फिर नोट बैन हुए, उसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट बैन हुए हैं। प्लस अब जो रिसेंट जो नोट बंद हुए और नए जो इशू किए गए हैं उसमें 2000 की न्यू करेंसी नोट आई है। तो आप क्या थिंक करते हो, ये आप खुद सोचो कि 2000 की जो वैल्यू है इंस्क्राइब की हुई है वो इक्वल टू द मटेरियल यूटिलाइजेशन है या नहीं है। देन इसके बाद अदर टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।